हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के संत के बयान से भड़का है सालंगपुर हनुमान जी का चित्र विवाद, और ये संत है नौतम स्वामी। आज जानेंगे इनके बारे में विस्तार से। वहीं दूसरी ओर चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी। बगावत तो कभी मनमानी, आज बीजेपी में घर वापसी करेंगे गुजरात की राजनीति के अनूठे दीनू मामा। गुजरात की बात में आगे चर्चा करेंगे। गुजरात में हनुमान जी के विवादास्पद चित्रों को खराब करने वाले शख्स को पुलिस ने किया है अरेस्ट। वही आगे बात करेंगे पीएलआई योजना से जुड़ी। राज्य सरकार को केंद्र सरकार का तोहफा। पीएम मोदी की पीएलआई स्कीम से गुजरात में 36 करोड़ निवेश का अनुमान। आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात की बोटाद में स्थित हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे उनके अपमान को लेकर उपजा विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में वड़ताल स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख संत नौतम स्वामी का बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने विरोध कर रहे लोगों को काफी छोटा और सामान्य करार दिया था। गुजरात के बोटाद स्थित सालंगपुर में हनुमान जी को सहजानंद स्वामी का दास दिखाए जाने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात के प्रमुख हिंदू संत झुकने के मूड में नहीं है। संत समाज की तीखी प्रतिक्रिया और करनी सेना की नाराजगी के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि श्री अखिल भारतीय संत समिति गुजरात के प्रमुख नौतम स्वामी को पद से विदाई हो सकती है। नौतम स्वामी खेड़ा स्थित स्वामीनारायण संप्रदाय के वड़ताल धाम की श्री सत्संग सभा के प्रमुख है। साल भर पहले नौतम स्वामी ने श्री अखिल भारतीय संत समिति गुजरात बैनर तले हिंदू धर्म सेना का भी गठन किया था। तब उन्होंने वडोदरा के अकोटा में एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था। नौतम स्वामी इसके भी कर्ता धर्ता है। हिंदू संतों के बीच चर्चा है कि नौतम स्वामी के खंबात में दिए गए बयान से यह विवाद ज्यादा बढ़ गया है। सारंगपुर में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे हनुमान जी को सहजानंद स्वामी का दास दिखाए जाने पर विवाद के नौतम स्वामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हिंदू समाज के संतों की आपत्ति है कि हनुमान सहजानंद स्वामी के दास कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनका इतिहास 250 साल पुराना है। ये भगवान राम के भक्त थे, ऐसे में हनुमान का अपमान है। हिंदू समाज की तरफ से अब तक मुरारी बापू, शारदा पीठ के शंकराचार्य, सदानंद सरस्वती समेत तमाम संतों ने चित्रों को हटाने की अपील की है। वही आगे बात करें तो नौतम स्वामी ने कहा था कि हनुमान जी महाराज ने कई बार भगवान स्वामी नारायण की सेवा की थी। खंबात में हुए सत्संग महासम्मेलन में वड़ताल के संत नौतम स्वामी ने कहा था कि स्वामी नारायण भगवान है और उनके कुल देवता श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज ने कई बार भगवान स्वामी नारायण की सेवा की थी। स्वामी ने कहा था कि स्वामी नारायण संप्रदाय का इतिहास इससे भरा हुआ है। यदि किसी के पास कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो वह उचित मंच पर जाकर ऊपर बात कर सकता है। स्वामी ने कहा था कि इस मुद्दे पर कितने लोग कोर्ट में गए हैं, तो कोर्ट में इस योग्य जवाब देना होगा। नौतम स्वामी ने आगे कहा था कि संप्रदाय को छोटे लोगों को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वही अगर बात करें तो संतों के निशाने पर है स्वामी। नौतम स्वामी के इसी बयान को लेकर अब वे संत समाज के निशाने पर आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में नौतम स्वामी अगर अपने बयान पर अडिग रहते हैं तो फिर अखिल भारतीय संत समिति गुजरात के प्रमुख के पद से उनकी विदाई हो सकती है। नौतम स्वामी स्वामीनारायण संप्रदाय के वड़ताल धाम के अग्रणी संतों में शामिल है। उनका राजनीति में बड़ा दखल है। हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के पीछे नौतम स्वामी के बयान और अपील को प्रमुख वजह माना जाता है। नौतम स्वामी ने कहा था कि हार्दिक पटेल और दूसरे युवाओं को राष्ट्रवादी पार्टी में जाना चाहिए। इसके बाद ही हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद हार्दिक पटेल की नौतम स्वामी से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। नौतम स्वामी का पूरा नाम नौतम प्रकाश दास जी स्वामी है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़े पूर्व विधायक दिनेश पटेल और दीनू मामा आज घर वापसी करेंगे।
वडोदरा शहर और जिले की राजनीति में दखल करने वाले दीनू मामा की वापसी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वे बीजेपी के तमाम विधायकों की मौजूदगी में फिर से केसरिया धारण करेंगे। सहकारिता क्षेत्र में रसूख रखने वाले दीनू मामा ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर दी थी। इसके बाद में निर्दलीय मैदान में उतरे थे। वडोदरा जिले में आने वाली पादरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर मामा ने 51,109 यानी 27.85% वोट हासिल किए थे। ऐसे में जब बीजेपी 2024 के चुनाव के मूड में है तो मामा घर वापसी कर सकते हैं। हालांकि बगावत पर पार्टी ने उन्हें तब 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। बरोड़ा डेयरी के पूर्व चेयरमैन दिनेश पटेल उर्फ दीनू मामा पाटीदार समुदाय से आते हैं। वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में लौटेंगे। वडोदरा जिले में आने वाली पादरा विधानसभा छोटा उदयपुर लोकसभा में लगती है। दीनू मामा अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। उनकी सहकारिता क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है। इसके चलते वह अच्छा जन समर्थन रखते हैं। सूत्रों की बात माने तो दीनू मामा की वापसी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। वडोदरा जिला बीजेपी अध्यक्ष सतीश पटेल ने दीनू मामा की घर वापसी की औपचारिकता पूरी कर ली थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के वडोदरा दौरे पर आने का इंतजार हो रहा था। 3 सितंबर को जिले के सभी विधायकों की उपस्थिति में मामा घर वापसी करेंगे। दीनू मामा कुछ समय के लिए कांग्रेस में भी रह चुके हैं। 2007 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो वे निर्दलीय लड़ गए थे और विधायक बने थे। वहीं आगे अगर बात करें तो मामा ने विधायक बनने के लिए पहली बार 1998 में पादरा से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मामा को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। इसके बाद मामा ने 2002 में फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी से अधिक वोट हासिल करके बीजेपी प्रत्याशी के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे। मामा ने इसके बाद भी हार नहीं मानी थी। 2007 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर तख्त सिंह मान सिंह परमार को हराकर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद मामा ने बीजेपी में एंट्री ली और फिर 2012 के चुनाव बीजेपी से लड़कर जीत हासिल की। 2017 के चुनाव में मामा को हार का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें 2022 में नहीं मिला था टिकट उस पर, तो 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जब दीनू मामा को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी में निष्कासन के बाद मामा की वापसी को 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। दीनू मामा के बीजेपी में आने से पादरा सीट पर बीजेपी की स्थिति और अधिक मजबूत बनेगी। इसका फायदा पार्टी को सीधे लोकसभा चुनाव में मिलेगा। हालांकि मामा की एंट्री से बड़ौदा डेयरी में फिर से राजनीति गर्मा गई है। दीनू मामा लंबे समय तक बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन रह चुके हैं। 2022 के चुनाव में भले ही दिनेश पटेल उर्फ दीनू मामा पादरा सीट से नहीं जीत पाए थे, लेकिन प्रचंड लहर के बाद भी मामा ने इस सीट पर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया था। वडोदरा के मजबूत गढ़ बीजेपी में यह सीट कांग्रेस से छीनने में सफल रही थी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार चैतन्य सिंह झाला को 66,226 यानी 36.9% वोट मिले थे, तो वही कांग्रेस के उम्मीदवार जसपाल सिंह को 60,048 वोट मिले थे, जबकि दीनू मामा ने निर्दलीय लड़ते हुए भी 51,109 वोट हासिल किए थे। त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी सीट निकालने में सफल रही थी। गुजरात के बोटाद जिले में हनुमान जी के विवादित चित्रों पर कुल्हाड़ी से हमला करने और उन्हें खराब करने के आरोपों में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया है। हनुमान को सहजानंद स्वामी का दास बताए जाने पर गुजरात में धार्मिक तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। गुजरात के बोटाद जिले के एक प्रसिद्ध मंदिर में स्वामीनारायण संप्रदाय के संत सहजानंद स्वामी के सामने भगवान हनुमान को घुटने टेकते दिखाने वाले भित्ति चित्रों को विकृत करने के आरोपों में शनिवार को एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। हाल ही में कुछ हिंदू धार्मिक नेताओं ने सालंगपुर में स्थित भगवान हनुमान के मंदिर से इन भित्ति चित्रों को हटाए जाने की मांग की थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही यह घटना हुई। पुलिस अधीक्षक किशोर बबलोइया ने कहा
कि हर्षद गढ़वी नामक व्यक्ति को तोड़फोड़ करने और भित्ति चित्रों को विकृत करने के मामले में हिरासत में लिया गया है। मंदिर प्रबंधन ने कुछ महीनों पहले ही भगवान हनुमान की 54 फीट की मूर्ति स्थापित की थी, जिसका अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इसी मंदिर की एक दीवार पर भित्ति चित्र बने हैं, जिनमें से कम 2 में भगवान हनुमान को सहजानंद स्वामी को प्रणाम करते हुए दिखाया गया है, जिससे यह विवाद पैदा हुआ है। इससे पहले प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने भी किसी का नाम लिया इन भित्ति चित्रों के चित्रण का विरोध किया था और लोगों से बोलने को आग्रह किया था। अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ मंदिर के दिलीप दास जी महाराज ने भी कहा था कि किसी को भी ऐसे कृत्यों में शामिल नहीं होना चाहिए जो किसी धर्म का अपमान करते हो। सालंगपुर धाम में विवादास्पद चित्रों का विवाद 20 अगस्त को सामने आया था। इसके बाद से गुजरात में इस मुद्दे पर हिंदू संतों की नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि स्वामी नारायण संप्रदाय ने हनुमान जी को सहजानंद स्वामी का दास दिखाकर अपमान किया है। शारदा पीठ के शंकराचार्य समेत गुजरात में सभी बड़े हिंदू संत इन चित्रों को हटाने की मांग कर रहे हैं। संतों ने चित्र नहीं हटाने पर 5 सितंबर को बोटाद कूच करने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बोटाद में सालंगपुर मंदिर परिसर की सुरक्षा कड़ी तरह से बढ़ा दी गई है। देश भर में केंद्र की पीएलआई योजना के तहत रुपए 2.8 लाख करोड़ का निवेश होने का अनुमान है। शोध में कहा गया कि अकेले गुजरात का योगदान इसमें 28% हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के साथ तमिलनाडु, कर्नाटक में भी काफी निवेश देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसे पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कहा जाता है। अब इस योजना के विस्तार को लेकर किए गए शोध में कई अहम बातें सामने आई हैं। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्य हैं जो पीएलआई योजना के तहत अनुमानित कैपेक्स में सबसे बड़े योगदानकर्ता होंगे। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में जिन 14 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया है, उनमें से 9 एसीसी बैटरी, सोलर पीवी, कपड़ा क्षेत्र, मोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, दूरसंचार माल, आईटी हार्डवेयर और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के तहत देश में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक भारत में अब तक 2.8 लाख करोड़ अनुमानित पीएलआई कैपेक्स 28% यानी रुपए अकेले गुजरात में 3600 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। गुजरात में एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी एसीसी बैटरी क्षेत्र में यह पीएलआई निवेश 9000 करोड़ और पीवी क्षेत्र में, कपड़ा क्षेत्र में 24000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रुपए 500 करोड़ का वर्गीकरण किया गया है। निवेश के मामले में तमिलनाडु के पहले स्थान पर रहने की उम्मीद है। हालांकि तमिलनाडु में 42,000 करोड़ से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ यह श्रेणी पहले स्थान पर आ सकती है, यानी अनुमानित पीएलआई कैपेक्स का 1/3 28 रुपए यानी 36 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक इस श्रेणी में 11% यानी 14 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर भारत की बाकी सभी राज्यों में से 25 राज्यों की बात करें तो उन्हें इन 9 सेक्टरों में पीएलआई से सिर्फ 28% यानी 36 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है। सोलर पीवी सेक्टर में गुजरात की हिस्सेदारी 76% रहने की उम्मीद है। देश में सौर पीवी क्षेत्र में अनुमानित पीएलआई कैपेक्स में गुजरात का योगदान 76% यानी इसके 24,000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। बाकी 24% हिस्सा आंध्र प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। इन 9 क्षेत्रों में एसीसी बैटरियों में सबसे अधिक निवेश क्षमता होने का अनुमान है, जो अनुमानित है 52,000 करोड़। तमिलनाडु इस अनुमानित निवेश क्षमता से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है, जो कि 67% यानी 67% लगभग 35,000 करोड़, जबकि एसीसी बैटरी सेक्टर में गुजरात और कर्नाटक की हिस्सेदारी 17% यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए है। 9,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। क्रिसिल के निदेशक अनुसंधान हेतल गांधी ने पीएलआई योजना पर अपने शोध में गुजरात के आंकड़ों के बारे में कहा कि हमारा अनुमान है कि भारत में पीएलआई योजना के तहत कैपेक्स वर्तमान में रुपए 2.8
यानी 2.8 लाख करोड़। इसमें 1.4 लाख करोड़ रुपए की लोकेशन भी फाइनल हो चुकी है। इस निवेश का करीब 30% हिस्सा गुजरात में होने की उम्मीद है। उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक में निवेश की उम्मीद है। ऊर्जा अधिशेष राज्य होने से गुजरात को लाभ होगा, क्योंकि अधिकांश पीएल क्षेत्रों को अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। गुजरात पिछले 2 दशकों में ऊर्जा अधिशेष राज्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए गुजरात पीएलआई क्षेत्रों के तीव्र विकास में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, कम बिजली लागत, बेहतर इंफ्रा, लॉजिस्टिक और तेज अनुमोदन प्रक्रिया कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पीएलआई क्षेत्र के नेताओं ने गुजरात को चुनने का फैसला किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात लगातार वर्तमान औद्योगिक मांगों के अनुरूप अपनी नीतियां बना रहा है और सभी प्रकार के आवश्यक प्रशासनिक परिवर्तन कर रहा है। वह यहां कंपनियों को आकर्षक इंसेंटिव भी दे रहे हैं। उपरोक्त आंकड़े भूपेंद्र पटेल की नीतियों की सफलताओं को दर्शाते हैं। यही कारण है कि क्रिसिल की इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की पीएलआई योजना के तहत निवेश पाने में गुजरात देश के अन्य राज्यों से काफी आगे निकल सकता है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।